हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस शॉर्ट हैंड में। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आज के अपने अगले सवाल को। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण दस्तावेज का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने में मदद करता है ताकि इसे देखा या स्वरूपित किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए है टच फ़ोन, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है ट्रैक बॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दस्तावेज का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कौन सा उपकरण कागज़ पर निशान बनाने के लिए एक स्याही रिबन के विरुद्ध सिर या सुई पटकने से काम करता है? तो पहला ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है वेबकैम, तीसरा है कैथोड रे ट्यूब, चौथा है फ्लॉपी डिस्क। तो जो कागज़ पर निशान बनाने के लिए एक स्याही या रिबन जैसा होता है, सुई जिसमें लगी होती है, वो प्रिंटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसमें पारदर्शी इलेक्ट्रोड के बीच रंग या मोनोक्रोम पिक्सल की परत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी कार्ड, ऑप्शन नंबर डी है सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलसीडी। एलसीडी के अंदर ही इलेक्ट्रोड के बीच के रंग या मोनोक्रोम पिक्सल की लेयर लगी होती है जो उसे चलाने में मदद करती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पराबैंगनी प्रकाश में लगभग 40 मिनट तक रखने पर किसे मिटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका मेमोरी टॉपिक से क्वेश्चन है। कंप्यूटर से इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेमोरी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना होगा। चलिए आज का अगला सवाल है, सीपीयू द्वारा एक्सेस किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं? जो सीपीयू द्वारा एक्सेस डेटा होता है उसके अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी है डी रैम और ऑप्शन नंबर सी है डी रैम, ऑप्शन नंबर डी है सिंक्रोनस डी रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक दस्तावेज को संदर्भित करता है जो आमतौर पर एक संगठन के साथ संचार के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत पत्र, ऑप्शन बी है व्यापार पत्र, ऑप्शन डी है अनुबंध और ऑप्शन डी है आधिकारिक ज्ञापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधिकारिक ज्ञापन। यह एक संगठन के साथ संचार में उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग एक संक्षिप्त विवरण को संदर्भित करता है जिसमें पत्र लिखने का कारण बताया गया है? ऑप्शन ए है संदर्भ, ऑप्शन बी है अभिवादन, ऑप्शन सी है हस्ताक्षर और ऑप्शन डी है विषय या सब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह एक संक्षिप्त विवरण को संदर्भित करता है जिसमें पत्र लिखने का कारण बताया जाता है। आपको पता होगा कि जब अपन पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय भी लिखा जाता है और यह पत्र की विशेषताओं के अंतर्गत भी आता है। चलिए आज का अगला सवाल है, एक पत्र को समाप्त करने के लिए विनम्र या विनम्र तरीके से क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है सौजन्य, ऑप्शन बी है मानार्थ समापन, ऑप्शन सी है हस्ताक्षर और ऑप्शन नंबर डी है तिथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानार्थ समापन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। यह एक विनम्र या विनम्र तरीके से किया संदर्भित करता है जो
पत्र के समाप्त होने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचार को आशुलिपि में लिखने और फिर उसका अनुलेखन करने की कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैलीग्राफी, ऑप्शन बी है स्टेनोग्राफी, ऑप्शन सी है क्रिप्टोग्राफी और ऑप्शन चौथा है कार्टोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर आशुलिपि। ये तो आप सबको पता होगा, आप इसके लिए ही क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। तो संचार को आशुलिपि में लिखने और फिर उसका अनुलेखन करने की जो कला होती है वो आशुलिपि स्टेनो होती है। इसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भाषा के शरीर को आशुलिपि में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है शब्द या लेटर और ऑप्शन चौथा है पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन या कॉन्सोनेंट। क्योंकि भाषा का जो शरीर होता है, मतलब भाषा की जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो व्यंजन होती है, क्योंकि व्यंजन से ही मिलाकर भाषा का निर्माण होता है। तो इसमें व्यंजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसे भाषा के शरीर के रूप में कहा गया है। आज का अगला सवाल है, कंप्यूटर में एसी से डीसी कन्वर्टर के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए है ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन डी है हीट सेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, जो एसी से डीसी कन्वर्टर के रूप में कार्य करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अंकगणितीय तार्किक और इनपुट आउटपुट संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है मॉनिटर्स और ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको ये तो पता होगा कि अंकगणितीय एएलयू जो होता है, ये तार्किक इनपुट आउटपुट वगैरह सब सीपीयू में प्रोसेस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के विवरण और सुविधाओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है मदरबोर्ड को केस के अंदर लगाया जाता है और पूर्व ड्रिल किए गए छेदों के माध्यम से छोटे स्क्रू द्वारा सुरक्षित रूप से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी है फ्लॉपी ड्राइव संलग्न करने के लिए मदरबोर्ड केवल एक पोर्ट प्रदान करता है। ऑप्शन सी है इसमें पंखा और एक पेरिफेरल कार्ड स्लॉट होता है। ऑप्शन नंबर डी है यह एकल प्रकार के सीपीयू और कुछ मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर गलत है। फ्लॉपी ड्राइव संलग्न करने के लिए मदरबोर्ड केवल एक नहीं, एक से ज़्यादा पोर्ट प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पूछा गया है मदरबोर्ड के विवरण और सुविधाओं के बारे में कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन पहले पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इसका सही आंसर देंगे, वरना ये आंसर बहुत गलत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, के का स्ट्रोक किस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है सी क्यू के की आवाज़, ऑप्शन बी है एम की आवाज़, ऑप्शन सी है जे की आवाज़, ऑप्शन डी है एल की आवाज़। तो इसका आंसर सही हो जाएगा साउंड्स ऑफ सी क्यू के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साउंड ऑफ सी क्यू के की आवाज़, जो के की स्ट्रोक किस ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है? तो सी क्यू के का। अगला क्वेश्चन है आज का, किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए ताकि डेटा बना रहे? पी रोम, डी रोम, डी रैम और ई पी रोम। तो ये आपका फिर मेमोरी से एक क्वेश्चन आ गया है। तो ये मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेमोरी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है अपनी दृष्टि से। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पी रोम, डी रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और ई पी रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी रैम, क्योंकि डी रैम को रिफ्रेश किया जाना चाहिए। तो चलिए आज का अगला सवाल है,
आशुलिपि लेखक के लिए आवश्यक कारक क्या है? स्पीड एंड एक्यूरेसी, गति और सटीकता। ऑप्शन बी है ज्ञान या नॉलेज। ऑप्शन सी है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑप्शन डी है एफिशिएंट या कुशल। तो ये एक कॉमन सेंस सवाल है। आशुलिपि लेखक के लिए आवश्यक क्या है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको पता होगा कि शॉर्ट हैंड में तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है और एक्यूरेसी। तो ये आपका कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। जो लोग स्टेनो पढ़े हैं, लिख लेते हैं, तो उन्हें ये इसके बारे में अच्छे से पता होगा। चलिए अगला सवाल है आज का। बैठक के संचालन के बारे में सभी सदस्यों को भेजी जाने वाली सूचना को कौन संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है एजेंडा। ऑप्शन बी है नोटिस। ऑप्शन सी है कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन। ऑप्शन डी है मेमोरेंडम या ज्ञापन। तो जो बैठक के संचालन होते हैं उनके बारे में सदस्यों को जो सूचनाएं भेजी जाती हैं वो नोटिस के माध्यम से भेजी जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोटिस। चलिए आज का अगला सवाल है। किसी बैठक में किए गए कार्यों और निर्णयों के आधिकारिक रिकॉर्ड को कौन संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है परिपत्र। ऑप्शन बी है आंतरिक मेमो। ऑप्शन सी है रिपोर्ट। ऑप्शन डी है बैठक के कार्यवृत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनट्स ऑफ मीटिंग या बैठक के कार्यवृत्त। चलिए अगला क्वेश्चन है। जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तथ्यों के स्वव्याख्यात्मक कथन को संदर्भित करता है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सूचना प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करता है। तो ऑप्शन ए है डायरी। ऑप्शन बी है रिपोर्ट। ऑप्शन सी है प्रपत्र या फॉर्म्स। ऑप्शन डी है मैनुअल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट। क्योंकि रिपोर्ट के माध्यम से ही अपन लोग सूचना आदान प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें डेली वीडियोस आएंगी और आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगी। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन है। किस प्रारूप में पत्र के मुख्य भाग प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते को उचित और एकल स्थान पर छोड़ दिया जाता है? ऑप्शन ए है अर्ध ब्लॉक। ऑप्शन बी है संशोधित ब्लॉक। ऑप्शन सी है ब्लॉक प्रारूप। ऑप्शन डी है सामान्य ब्लॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संशोधित ब्लॉक। क्योंकि पते को उचित और एकल स्थान पर इसमें छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संशोधित ब्लॉक। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है। गोपनीय स्वरूप के कठिन या जटिल पत्रों का प्रारूपण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? मैनुअल ड्राफ्टिंग। ऑप्शन बी है डिक्टेशन। ऑप्शन सी है मौखिक नोट्स। ऑप्शन डी है मानक पैराग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनुअल ड्राफ्टिंग। क्योंकि इसमें जो गोपनीय स्वरूप के कठिन या जटिल पत्रों का प्रारूपण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो मैनुअल ड्राफ्टिंग होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सा कैलेंडर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एक हैंडआउट को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है नोटिस या सूचना। ऑप्शन बी है कैलेंडर, कार्यक्रम का कैलेंडर। ऑप्शन सी है ज्ञापन। ऑप्शन डी है बैठक के कार्यवृत्त। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यक्रम का कैलेंडर। क्योंकि जो कार्यक्रम का कैलेंडर होता है वही किसी प्रबंधन के जिम्मेदार कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन है। SCSS खाते में कितना ब्याज दिया जाता है? 5%। ऑप्शन बी है 9%। ऑप्शन सी है 6%। ऑप्शन डी है 8.6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.6%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो SCSS खाते में होते हैं उनमें 8.6% का ब्याज दिया जाता है। चलिए आज का अगला सवाल है। जब पत्र डियर सर, डियर मैडम से शुरू होता है
तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़र क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका आज्ञाकारी, ऑप्शन बी है आपका अपना, ऑप्शन सी है शुभकामनाएं, ऑप्शन डी है आपका सम्मानपूर्वक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आज्ञाकारी। जब अपन डियर सर या डियर मैडम से शुरू करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़र आपका आज्ञाकारी होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, बाहरी संपर्क के माध्यम से लिखित संचार के वितरण को कौन सा संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है स्पीड पोस्ट, ऑप्शन बी है रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑप्शन सी है मैसेंजर्स या संदेश वाहक, ऑप्शन सी है पोस्ट बैग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मैसेंजर या संदेश वाहक। चलिए आज का अगला सवाल है, दूर संचार विभाग द्वारा संचालित टेली प्रिंटर सेवा का नाम बताएं। ऑप्शन ए है फॉरेक्स या विदेशी मुद्रा, ऑप्शन बी है टेलेक्स, ऑप्शन सी है टेलीग्राफ और ऑप्शन डी है केबलग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टेलेक्स। जो दूर संचार विभाग होता है उसकी टेली प्रिंटर सेवा का नाम है टेलेक्स। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आज का अगला सवाल है, बैंक या किसी अन्य वित्तीय संगठन में रखे गए ब्याज वाले खाते को कौन सा संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी है सार्वजनिक भविष्य निधि, ऑप्शन सी है बचत खाता और ऑप्शन डी है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बचत खाता। तो बचत खाता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जिसमें विक्रेता पत्र लिखकर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है वह किस प्रकार के पत्र को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है व्यापार पूछताछ पत्र, बी है कोटेशन पत्र, ऑप्शन सी है आदेश पत्र, ऑप्शन डी है वसूली पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटेशन पत्र। कोटेशन पत्र के माध्यम से ही अपन जो पत्र लिखकर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं विक्रेता को। चलिए आज का अगला सवाल है, अनुरोध करने, देने, मना करने, प्रशंसा करने, बधाई देने आदि से संबंधित पत्रों को किससे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है बिक्री, ऑप्शन सी है नियमित, ऑप्शन डी है वाणिज्यिक। तो अनुरोध करने, देने, मना करने, प्रशंसा करने या बधाई देने ये सब पत्र किससे संबंधित होते हैं? ये सब पर्सनलाइज्ड या व्यक्तिगत पत्र से संबंधित होते हैं। तो ये पत्र से आपका ये क्वेश्चन है, पत्र से भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पत्र को भी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। चलिए आज का अगला सवाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीग्राम प्राप्त करने वाले कार्यालयों को तुरंत भेजे जाते हैं। ऑप्शन ए है सिंगिंग, ऑप्शन बी है हाथ से वितरित, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय और ऑप्शन डी है फ़ोन इन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीग्राम प्राप्त करने वाले कार्यालयों को तुरंत भेजे जाते हैं, क्या भेजे जाते हैं? ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अगला सवाल है, खुले कार्यालय के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है बहुत महंगा, ऑप्शन बी है प्रभावी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी है लचीलापन, ऑप्शन डी है सुविधाजनक संचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहुत महंगा, क्योंकि बहुत महंगा खुले कार्यालय के लाभों के संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यालय की आंतरिक सज्जा कर्मचारियों पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? ऑप्शन ए है साइकोलॉजिकल शारीरिक, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है वित्तीय, ऑप्शन डी है राजनीतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक। जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो कार्यालय की आंतरिक सज्जा कर्मचारियों पर प्रभाव डालता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक। तो चलिए आज का अंतिम सवाल है, भारत में पिन कोड प्रणाली
कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972 में। तो आप सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। आप सबको पता होगा पिन कोड जो कि पिन कोड 6 अंकों का एक नंबर होता है जो सभी शहरों के लिए, सभी तहसीलों के लिए आवंटित किया जाता है, जिससे किसी भी ज़िला, तहसील या शहर स्तर पर उस शहर की पहचान की जाती है जो डाक द्वारा पंजीकृत होता है। चलिए, आपके 75 सवाल आज पूरे यहीं ख़त्म होते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।